बेसिक प्रिपरेशन कर लिया था कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जो जाना हमने। 7 हैबिट्स क्या होते हैं, जो दुनिया के सबसे अति प्रभावकारी लोग हैं उनकी हैबिट के बारे में 7 हैबिट्स को हमने जाना। आज हम लोग सीधा चलेंगे हैबिट नंबर 1 पे। ठीक है। इस हैबिट का नाम है बी प्रोएक्टिव। ये पंत साहब थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। बी प्रोएक्टिव एक्चुअली अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका मतलब होता है सक्रिय रहना। सक्रिय रहना ठीक वर्ड है ना सर? यस सर। बट स्टीवन आर को भी, चूंकि इंग्लिश बहुत वास्ट लैंग्वेज है और एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं और अलग अलग भाव के लिए अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उन्होंने बी प्रोएक्टिव होने का जो मतलब बताया है वो ये है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट आई हैव द फ्रीडम एंड एबिलिटी टू चूज हाउ आई रिस्पॉन्ड टू वट एवर हैपन्स टू मी। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, एज ए ह्यूमन हमारे पास एक पावर है और एक फ्रीडम है, हमारे पास एक स्वतंत्रता है और हम सक्षम हैं कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम कई तरीके से सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये ग्रेटनेस की निशानी है। जैसे आज आज जो हम लोगों ने महान लोगों को सुना है, समझा है, देखा है, किताबें पढ़ी हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं उन लोगों के जीवन में ना एक बात नजर आती है कि उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हुआ। जैसे श्री राम भगवान की बात करें हम लोग, तो उनकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस थे, थे ना सर? बहुत सारे चैलेंजेस थे। शायद यस। उतने चैलेंजेस हमारे जीवन में आ जाए तो हम लोग टूट जाएंगे। सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था और रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि सुबह उनको पत्नी के साथ, पत्नी तो बाद की बात है, खुद अकेले जाने का ये ऑर्डर मिल गया पिताजी से कि आपको जंगल में जाके 14 साल वनवास में रहना पड़ेगा। ऐसा सोच के देखिए अगर हमारे जीवन में हो जाए तो शायद हम उस दिन पिताजी की बात ना माने। नहीं बोलेंगे नहीं चलो, नहीं नहीं मानता हूं मैं आपकी बात। तो जीवन में ना अच्छा और बुरा, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती रहती हैं। जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो ग्रेट इसलिए होते हैं कि वो उसको रिस्पॉन्ड सही तरीके से करते हैं। आम आदमी क्या करता है? रिएक्ट करता है, और वो लोग करते हैं रिस्पॉन्ड। हालांकि मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बता दूं आपको, आपको बता रहा हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन आर कोवी की, पूरी दुनिया में जो जाने माने, पूरी दुनिया इस बुक को मानती है, सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में इस बुक को पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा मत समझिए कि मैं एकदम एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता हूँ। कई बार मैं भी रिएक्ट कर जाता हूँ, बट मैंने इसको पहचान लिया है कि ये मेरी कमी है। जब आप एक बार अपनी कमियों को पहचान लेते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे में कमी है, तो सुधार की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। और प्रेजेंटेबल बनने की जरूरत है, वरना हो सकता है कि आपकी 2 टीम चल जाए, कुछ पैसा भी आ जाए, लेकिन आप बहुत कुछ लूज भी करेंगे। क्योंकि इनर्जी ऐसा बिजनेस नहीं है सर कि 1 2 लाइन चल गई तो काम हो गया। इनर्जी ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल बिजनेस की तरह है। आप अगर ग्रो करते रहेंगे, आप कुछ और नए फ्रंट्स ओपन करते रहेंगे, आप और नई टीम बनाते रहेंगे, तो स्काई इज द लिमिट। कुछ भी बनाया जा सकता है महीने का। तो जब संभावना असीमित है इनेजिक बिजनेस में, तो हम सैचुरेट क्यों करें कि हमको 2 ही लाइन चलाना है? अपनी लिमिटेशंस क्यों बांधे? हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि कई बार आप देखेंगे कि अगर आपकी टीम में इनेजिक प्रोडक्ट की वजह से और इनेजिक बिजनेस की वजह से ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में आ रहे हैं जो आपसे कहीं सुपीरियर लेवल के लोग हैं, कई मामलों में। इसी मीटिंग में जो बैठे हुए लोग हैं, हम में से कई लोग हमसे कई मामलों में बहुत आगे के लोग हैं। उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा है, लेकिन मजा तब आए जब आप भी अच्छे लगे हो। तो इसके लिए हमें रेगुलर अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप। और अपग्रेड करेंगे तो टीम में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बात फील किया है बहुत गहराई से,
कि जब आपके पास जो चीज की कमी होती है ना, आपका फोकस उधर ही लगा रहता है। तो जब तक पैसों की कमी है, आपका दिमाग हमेशा पैसों की तरफ भागता है। लेकिन जिस दिन सफिशियंट पैसा हो जाएगा, उस दिन हमारा दिमाग कुछ और ढूंढना शुरू कर देता है, और वो होता है रिकॉग्निशन। सबसे बड़ी भूख है सर, रिकॉग्निशन की। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद मंदिरों में दान दे देते हैं। देते हैं ना सर दान? क्यों दान दे देते हैं? इतनी मेहनत से कमाया उन्होंने पैसा। क्योंकि उनको रिकॉग्निशन की भूख जग गई अब। और लास्ट भूख होता है इंसान का स्पिरिचुअलिटी की, मैं क्यों आया हूँ धरती पे। ये ढूंढने में लग जाते हैं अमीर लोग, और वो फिर बड़े बड़े सदगुरु लोगों की शरण में चले जाते हैं। बिल्कुल तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी लास्ट स्टेज है हर इंसान का। लेकिन एक भूखे पेट वाले आदमी से अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, वो बेसिक बेसिक नीड है, वो पूरा करना उसकी जरूरत है। बिल्कुल। हम में से जो भी लोग यहाँ बैठते हैं, बेसिक नीड से थोड़े ऊपर वाले लोग हैं। ठीक है। बेसिक नीड्स तो हमारी वैसे भी पूरी हो जाएगी, हम सब जो यहाँ बैठे हैं। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी, सम्मान, बहुत सारी चीजें इंसान को चाहिए होती है, जो मैस्लो के लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो का रूल हमेशा याद रखिएगा कि हायरार्की ऑफ नीड्स, हमारी नीड्स बदलती रहती है। पैसों के अलावा हमको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और पीस ऑफ माइंड चाहिए। फिलॉसफी है एनर्जी की, वो यही है। ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, और ट्रू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। यस। तो फिजिकली और फाइनेंशियली जब हम रिच हो जाते हैं, तभी हम पीस ऑफ माइंड में जा सकते हैं। हेल्दी बॉडी, हेल्दी फाइनेंस, तभी हमारा हेल्दी माइंड हो सकता है। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहती है। तो मिस्टर ओशिरो के इस विजन के हम सब सिपाही हैं, और इस विजन को हम स्प्रेड करने में लगे हैं, लोगों तक बताने में। तो अपने प्रेजेंटेशंस में भी हम लोग ना कई बार भूल जाते हैं, लाल पीला दिखाने के चक्कर में। तो इसको इंक्लूड कीजिए कि हमारा विजन ये है। विजन बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों के भी व्यूज इस पे लेना चाहूंगा। अभी मैं इसको पहले देख लेता हूँ। ये हैबिट नंबर 1 है सर। ठीक है। इस पे दो चार लोग जो बहुत अच्छा समझ पाए, कुछ अपने व्यूज बताइए। क्या समझा आपने? बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या? देखिए, एक मतलब तब तक और बता दूं आपको, कोई हैंड रेस करेगा तब तक। लाइफ में ना, बी प्रोएक्टिव का एक और मतलब होता है कि हम सब प्रतिक्रिया तो करने के लिए मजबूर है। जैसे आपकी लाइफ में मान लो कोई घर में बीमार पड़ गया, जी। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप अपना इलाज करवाएंगे ही करवाएंगे। इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन अच्छा तब होना जब हम प्रिकॉशंस लें, प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करें। जैसे हम लोगों ने कैंगन मशीन ली है, तो हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम प्रिवेंशन पे काम करना चाहते हैं। इसको यस। प्रोएक्टिव होना बोलते हैं, कि हम पहले ही सोचें। प्रोएक्टिव का एक मतलब ये भी है। बाद में तो सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, और आप सुस्त हो गए हो। कई लोग हो जाते हैं सुस्त कि चलो पैसा तो है, अभी छोड़ो, डेमो नहीं दिखाएंगे। इनेजिक बिजनेस में मैंने खास कर देखा है, फोरे आदमी हो गया, अब 2 मशीन बिक गया, 1 लाख रुपए आ गए, 2-3 महीना काम ही नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं। तो, तो हमें प्रोएक्टिव रहना है सर। लगातार अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करते रहना है। प्रोएक्टिव। और बताइए आप लोगों ने, और इस पे कोई कुछ, पंच साहब आप कुछ और बोलना चाहेंगे इस पे? सर मेरे को लगता है कि जैसे आपने कहा ना प्रोएक्टिव, देखो हम किसी हर चीज की प्रतिक्रिया देते हैं, अगर वो प्रतिक्रिया हमारी पॉजिटिव ओर को ले जा रही है हमें, हम्म, तो वो हमारा उसके प्रति एक प्रोएक्टिव नेचर हो गया, कि हम हम्म, उससे कुछ सीख रहे हैं और उससे कुछ अपने को अपग्रेड करने के प्रति, मतलब जो हमारी प्रतिक्रिया है वो उसके ऊपर काम करेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग निगेटिव पे भी जाते हैं। भाई हर एक्शन का, जैसे आप एक जो सिंपल लॉ है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ओर को होगा, तो इट विल बी अंडरस्टूड कि ये एक प्रोएक्टिव हमारा एफर्ट है
कि हम उसके प्रति कोई भी चीज जो आई उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर के उससे चल रहे हैं और उसमें अपने कुछ बेनिफिट्स को देख रहे हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सर, ये जो अपना ये जूम मीटिंग है ना, यही एक प्रोएक्टिव वर्कआउट है सर अपना। हाँ, तो ये भी डेली मॉर्निंग होता है। बहुत सबसे बड़ा प्रोएक्टिव यही है कि हम आगे का क्या कर रहे हैं, वो पहले से हम प्लान कर रहे हैं सर। वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। मतलब हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि सेल डाउन हो जाएगा तब काम करेंगे, या पैसे खत्म हो जाएंगे तब काम करेंगे, या हेल्थ खराब हो जाएगा तब एक्सरसाइज करेंगे। पहले ही हम सब आ गया सर। प्रोएक्टिव हो गए हैं। वेरी गुड, यस वेरी सर। गुड। यही होता है, देखो अलग अलग लोग विचार देते हैं ना तो मजा आ जाता है। आज जैसे मैं यही कहना चाह रही थी, जो रिनेश भाई ने कहा कि हाँ, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए, और ये नहीं कि जब समय आए तब हम सोचें कि अब हम शुरू करते हैं, अब हम करते हैं, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पहले ही होना चाहिए, हमें एवरी डे होना चाहिए कि आज है तो हमको उसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। तो वो तैयारी हमारी मानसिक भी होनी चाहिए, हमारी एजेंडा भी प्रॉपर होनी चाहिए। हमें जैसे मुझे किसी ने कुछ गलत बोला, या अभी जूम मीटिंग में ही किसी ने मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया, तो मेरे पास फ्रीडम है एज अ ह्यूमन कि मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ जी और मैं शांत भी रह सकता हूँ। ठीक है ना? यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में आप कैसा व्यवहार करते हैं, इसी को जी। प्रोएक्टिव होना बोलते हैं। क्योंकि लाइफ ओके। में तो सिर्फ अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी ना। नहीं आएंगी, हर टाइप की परिस्थितियां आएंगी। हाँ, तो इसी ये सक्सेसफुल लोग जो है ना दुनिया में, उनके अंदर ये जी सबसे पहली क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई दुर्घटना की समाचार आ गई, या कोई डेथ का जी समाचार हो गया, जी तो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, जो जो हाईली इफेक्टिव लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। हम्म। और जो आम आदमी होता है ना, वो 2 साल तक रोता रहता है। क्या हो जाएगा रोने से? कुछ बदला जा सकता है? नहीं। नहीं बदला जा सकता। जी, बहुत बढ़िया। समझ गए? इसको होते हैं, बोलते हैं प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। मैं ये कह रहा था, मैं कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जिससे मतलब जो आप बात कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी आएगी। हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी कहानियों से ज्यादा समझ में आता है लोगों को। एक बार आइंस्टाइन जो है वो अपनी पत्नी के साथ में सब्जी लेने गए थे, और जब वो लौट के आए तो देखा उनका मकान धू धू करके जल रहा है। उनकी पत्नी, आसपास के लोग पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आइंस्टीन को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी आग पानी वाले से तो बुझेगी नहीं। तो उनकी बीवी तो चीखने चिल्लाने लगी और वो भी पानी के लिए दौड़ने लगी। आइंस्टीन मुस्कुरा रहे थे। तो बीवी ने जब उनको कहा कि तुम भी पानी डालो, तो उन्हें कुछ नहीं कहा, तो चिल्लाई उनके ऊपर कि दूसरे लोग हमारे घर पे पानी डाल के बुझा रहे हैं, मैं लगी हुई हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो। और जबकि आइंस्टीन की पूरी लैब भी अपने घर के अंदर थी, एक लैब पूरी। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, अब हम सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अब ये जो एटीट्यूड है कि उनका असेसमेंट था कि ये बुझ तो सकती नहीं है, अब मैं सब कुछ पुराना मिट गया। तो जैसे ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी एक है कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे हिंदुस्तान के, जो वकील थे, और वो अदालत में बहस कर रहे थे और एक सीरियस मुकदमा चल रहा था, पैरवी कर रहे थे वो। अभी किसी उन्होंने उस चीज को में रख लिया और अपनी जिहाद जारी रखी। जब जिहाद सारी खत्म हो गई और जज साहब उठ गए, तो वो फूट फूट कर रोने लगे। तो लोगों ने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि अभी जो चिट दी थी उसमें लिखा था कि मेरे पिताजी गुजर गए, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे यार, जब पिताजी गुजर गए तो तुम बहस बीच में छोड़ क्यों नहीं दिए? तो बोले वो मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपने क्लाइंट से कमिटमेंट किया हुआ है, उस ड्यूटी को छोड़ने के बाद ही मैं किसी और चीज के बारे में सोच सकता हूँ। तो कितनी मैच्योरिटी है, कितना डेप्थ है करेक्टर के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर,
और कितना कंट्रोल भी है अपने ऊपर। और मैं ये सोचता हूँ कि ये चीजें जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सुन लिया और अभी तक मेरी लाइफ में अगर वो डेप्थ नहीं है तो मैं कल से उसको लागू करूंगा तो बहुत टेक्निकली लागू होगी वो। मैं बार बार, मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है और मैं सोचूं नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, जब तक आप कुछ गंभीर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक आपका विजन बहुत व्यापक नहीं होगा, जब तक एक थोड़ा सा भी दार्शनिक आप नहीं है फिलॉसफी के लेवल पे, जबकि आप धरती से ऊपर उठ के इस धरती को देखें, खुद को भी देखें, तब तक वो डेप्थ नहीं आ सकती। कि मतलब ये कि लाइफ में पढ़ाई लिखाई और लाइफ में ठोकरों का एक्सपीरियंस एक पॉइंट पे जाके आपको ऐसा बनाता है। लेकिन ये जो बातचीत हो रही है ये भी बहुत अच्छी बातचीत है, क्योंकि कम से कम कंसेप्ट के लेवल पर हम इससे इंट्रोड्यूस तो हो रहे हैं पहली बार। बिल्कुल। ये मैं कहना कई लोगों तो इंट्रोड्यूस भी नहीं है। बहुत अच्छा आपने दोनों स्टोरी बताई। आइंस्टीन वाली वो कहानी मैंने भी सुनी थी, और आइंस्टीन ने कहा था कि मेरी सारी गलतियां जल गई। ठीक है ना? क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम उनके पास ऑप्शन था एक्सेप्ट करने का। नहीं तो रोने से भी क्या हो जाता, उतने सारे उनके रिसर्च पेपर्स जल गए, लेकिन रोने से क्या हो जाता। आपने और भी स्टोरी सुनी होंगी, इंडिया में कई बार हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ हो गई थी और वो कहीं और क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है? अब अपने पापा का वो अपने फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार करते थे सचिन, पूरी फैमिली में। और पापा को मतलब उनके डेथ में वो उनके सामने नहीं थे। कितना बड़ा रिग्रेट है। तो जितने भी सफलतम लोग हैं उनकी लाइफ में भी घटनाएं होती हैं, वो उनको थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं, देखते हैं। यही प्रोएक्टिव होना है असली में, कि यानी आप कि विपरीत परिस्थितियों में कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है? उसके लिए सर हमारी तैयारियां क्या हैं उनसे निपटने की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बिल्कुल। कि बुरे समय को निपटने के लिए, बुरा समय तो आएगा हमारे पास हम्म, और अचानक ही आएगा, तो हम्म। उस समय को अच्छे से पास करने के लिए हमारी बेसिक तैयारियां क्या है, वो बेसिकली ये वो है। मतलब आपकी मेच्योरिटी होनी चाहिए। देखिए यस। हमारे बिजनेस में भी ना कई बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। कई बार नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा कि लाइफ ऐसा ही है। बिल्कुल। लाइफ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार हम में से गलती क्या करते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोगों को मोटिवेट करते करते हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि किसी महीने 4 लाख रुपए आया तो चारों लाख खर्च कर दिए। ज्यादा मोटिवेट हो गए। ज्यादा मोटिवेट हो गए कि अगले महीने तो 8 लाख आएगा ही आएगा। ठीक है? इस तरह का भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी होना चाहिए कि बिजनेस है, अप एंड डाउन कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में सर, या नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोएक्टिव जो हमको समझ है सर, वो हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि डे वन से हम प्रोएक्टिव कैसे हैं। एक तो रिएक्टिव हुआ कि कोई हमारे साथ, कोई मेरा पार्टनर ज्वाइन किया, उसके घर में इंस्टॉल हुआ। अब हम वेट कर रहे हैं कि जरूरत उनको है, वो हमको फोन करेंगे, और वो हुआ रिएक्टिव। और हम प्रोएक्टिव कैसे हैं कि हमको उनका नंबर पता हो गया, हम खुद फोन करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये इनको हमारी हमको क्या करना चाहिए। हमको इनके यहाँ जाना चाहिए, इनको बताना चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो हम सर यही प्रयास करते हैं कि हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में जो भी आ रहे हैं, हम प्रोएक्टिव होके काम करें, लोगों को समझे, लोगों को जहां जरूरत है वहां हम जाए। तो प्रोएक्टिव कहने का मतलब कि एगो हुआ कि हम वॉच कर रहे हैं कि उनको अगर जरूरत है तो वो अपने फोन करेंगे, दैट इज रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव का मतलब हम पहले से ही, कोई हमको बोले या ना बोले, हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। हम तो यही मीनिंग समझते हैं सर।
अजीत सर ने जो कहा वो सक्रियता की बारी है, कि मतलब हमें अपनी तरफ से सक्रिय रहना चाहिए, चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक प्रोएक्टिव का। हाँ कृष्णा मैम, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है, कोशिश कीजिए एक बार और। अच्छा सर, वो आप जो घटना सुनाई गई मेरे अपने जीवन की घटना है, मेरे हस्बैंड के जीवन की। पहले मेरे जो ससुर थे वो ऋषि उद्यान में थे, एक कमरे में, जबकि ऋषि उद्यान इतना विकसित भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड दूर दूर जाया करते थे प्रवचन के लिए। तो एक बार वो बिहार में थे, शायद छपरा की बात होगी। तो उस समय उनका प्रवचन चल रहा था, और जब प्रवचन उनका चलता था 1 घंटे 2 घंटे का पूरा साइलेंस हुआ करता था उस समय। तो उसी दौरान उनको चिट दी गई कि फादर नहीं रहे। और इन्होंने वो पूरा प्रवचन समाप्त करने के बाद ही अपनी सीट से उठे और फिर विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान किया। तो ये घटनाएं बहुतों के जीवन में हुई हैं सर। सही बात। और जो बहुत महान सारे लोग उभर होते कर हैं आते हैं। मैडम, दत्तात्रेय सही में महान आदमी है। जो लोग महान लोग हैं वो घटनाओं को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, जी। तो नहीं और बदला। ऐसे लोगों का उस समय इस तरह से रिएक्ट करना साधारण व्यक्ति की तरह बहुत हास्यास्पद होता है। तो हाँ इसलिए उनके व्यवहार में गंभीरता बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों के व्यवहार में। और आज भी उनके जीवन में ऐसा ही है। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो होता है, और जो ऑर्डर करते हैं वो होना ही चाहिए। तो हम लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं करते। तो समझौता करना जीवन में खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता, अपनी उन्नति में बाधक होता है। तो वही मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी वैसा बनना चाहिए, और कोशिश है, और सबको ऐसा होना चाहिए। अपने जीवन में समझौता नहीं करना चाहिए, और हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर। सही बात है। नागेंद्र सर। मेरी जो समझ आई है सर, सारी बातें सब सही है, लेकिन एक्चुअली जो मैं प्रोएक्टिव है, ये ऑलवेज ये मेंटल स्टेटस पर काम करना हमेशा हम लोग को है। इसको कॉमन लाइफ में भी ये आता है प्रॉब्लम, और बिजनेस लाइफ में भी आता है। तो कॉमन लाइफ की बात तो यहाँ लंबा हो जाएगा, हम बिजनेस लाइफ की बात करते हैं कि जब हमको कोई रिजल्ट आता है और रिजल्ट नहीं आता है, तब हमारा मेंटल स्टेटस कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने प्लान दिखाया, रिजल्ट आ गया, तब हम कैसे स्टेट करते हैं। और जब हम प्लान दिखाया और रिजल्ट नहीं आया, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन को अपने को सुधार करना, यही प्रोएक्टिव का मेन मीनिंग है इस बिजनेस के संदर्भ में। मेरा इतना ही ऐड ऑन करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये भी अच्छा है कि भाई समभाव में रहना होगा आपको। कभी अच्छे अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी अच्छा बिजनेस होगा, कभी बुरा बिजनेस होगा। हाँ, वो जो एक प्रेयर हम लोगों ने सेरेनिटी प्रेयर एक बार समझा था, हम लोगों ने सुना था, बताया था मैंने हम लोगों को। जो मैं बदल सकता हूँ, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मैं बदल सकता हूँ उसको बदल सकूं। एकदम याद है सर यार। आपने लिखवाया भी था सर। और जो नहीं बदल सकता हूँ उसको एक्सेप्ट करने ताकत देना। की ताकत देना, और क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता हूँ इसकी समझ देना। समझ देना। यस। तो कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं लाइफ में जिसको आप बदल ही नहीं सकते हैं, हम उस पर ध्यान लगाते रहते हैं कि इसको कैसे बदलूं। ठीक है, इंसान होने के नाते हमारे पास बहुत लिमिटेड पावर्स भगवान ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अजीत सर क्लियर है ना सर जी बिल्कुल क्लियर है सर। आपने ये कहा एक दूसरे का ओपोजिट है सर, रिएक्टिव प्रोएक्टिव। हाँ जी नहीं, आपने कहा था कि एक दिन में एक ही लेना है, इसलिए मैं कह रहा नहीं सर, कोई टॉपिक नहीं बढ़िया चल रहा है सर। देखिए क्या होता है ना, पढ़ना और माइंड में अपने को डालना, ये भी तो काम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ना कि बकेट में आप बात बोले उसको बंद कर देंगे, अपने माइंड में जाता है नहीं जल्दी माइंड सर। ठीक है तो सर आपने घुसा दिया सर दिमाग में घुस गया ना। कि प्रोएक्टिव क्या है, और हमको, हम सबों को, जिसको अच्छा लीडर बनना है, अपने में चेंजेस लाना है, उनको प्रोएक्टिव ही ऑलवेज प्रोएक्टिव रहना है। ये नहीं कि किसी का हम इंतजार कर रहे हैं। तो सर इस चीज को आप लगभग घुसा दिए दिमाग में सर। यही अब मेरा सेंस यही था सर बोलने का। ठीक है। दूसरा जो है ना,
अभी हैंड्स डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अगले चैप्टर, अगला जो हैबिट है उसको पढ़ लेते हैं, पहले समझते हैं। दूसरी जो हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसको आपने हमेशा सुना होगा, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग लोग बात करते हैं। इन्होंने उसी बात को दूसरे तरीके से बताया है कि कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो कहाँ जाना है उसको दिमाग में पहले रख के ही स्टार्ट करना चाहिए चलना। और ये लाइफ में होता भी है। जैसे अभी हम लोग आगरा जाएंगे तो आगरा दिमाग में पहले से है ना। सपोज कि बाई रोड हमको जाना है आगरा पटना से, और हम मैप में गए तो मैप सबसे पहले पूछेगा कहाँ जाना है। अगर वो मैप में आप डाल देंगे कि आगरा जाना है मुझे, रमाडा होटल, तो वो मैप अपने आप गूगल निकाल लेगा और कई रास्ते आपको बताएगा। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो जीवन में ना, जब हमारे बिजनेस में भी आपको कहाँ पहुंचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रास्ते कई हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मीटिंग में जो नहीं बैठ रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है या नहीं होगा, होगा। कई रास्ते हैं। जैसे मान लो एक आलू की सब्जी बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, और कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है ये बात करना भी गलत है। अलग अलग तरीके होते हैं बहुत सारे। तो तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कहाँ जाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको ध्यान से हमको समझना है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बताया है थोड़ा और समझते हैं। कि ये पर्सनल लीडरशिप की हैबिट है। जितने भी सफलतम लोग हैं ना, उन्होंने, जैसे मान लो एक कहानी हम लोगों ने बहुत बहुत बार सुनते हैं हम लोग, कि 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो पहले से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ दाल रोटी कमाने के लिए, मुझे दिहाड़ी मिलती है, इसी से मेरा खर्चा चलता है। सेकंड ने कहा, शायद दो ही लोग थे, लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं मंदिर के निर्माण में लगा हुआ, यानी मंदिर उसके दिमाग में था, ठीक है। तो हम भी ना कई बार भटक जाते हैं, हमें लगता है हम मशीन बेच रहे हैं। भैया हम मशीन नहीं बेच रहे हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं। या उससे भी बड़ी बात करें तो हम फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए और लोगों को बताइए भी। काम तो दुनिया में बहुत सारे पैसे कमाने के रास्ते हैं, और हो सकता है इनर्जी से ज्यादा बड़ा पैसा भी आपको किसी काम में मिल जाए, लेकिन जो फ्रीडम आपको एनर्जी दे सकता है वो शायद कहीं और ना मिले। तो ये पर्सनल हैबिट है, एक हैबिट है पर्सनल लीडरशिप का, ये इन्होंने बताया है। और थोड़ा देखता हूं मैं आगे, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है इन्होंने। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ विल यू नो व्हेन यू गेट देयर। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप कब पहुंचेंगे। तो लाइफ को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बस चल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। मैंने अपने अनुभव में जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैंने ये सीखा है कि दाल रोटी के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सृष्टि में ना भगवान की ऐसी रचना है कि किसी की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। जानवर का पूरा होता है, पेड़ पौधों का पूरा होता है, तो हम तो इंसान है, उसके लिए एफर्ट्स डालने की क्या जरूरत है दाल रोटी के लिए। हमको अगर एफर्ट डालना ही है तो कुछ बड़े उद्देश्य के लिए एफर्ट डालेंगे ना। और वो बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ इतना जायदाद छोड़ के जाएं, कुछ ऐसा इनहेरिट करके जाएं कि उनको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दादा परदादा ने या किसी ने इतना अच्छा काम करके छोड़ा है कि अगर लालच में ना पड़े हो, और ज्यादा लालच में, तो उनको जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो करते हैं काम। तो क्या काम करते हैं? जो उनका मनपसंद काम है। काम तो मनुष्य का श्रृंगार है, करना ही चाहिए। लेकिन एक होता है कि हम ब्रेड एंड बटर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और एक होता है कि हम कोई बड़ा महल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। कुछ अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं। तो ये
इन्होंने बताया है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कहाँ जाना चाहते हो आप, और उसको कहाँ जाना चाहते हो इसी को अलग अलग लोगों ने गोल सेटिंग के बारे में बताया कि स्मार्ट गोल बनाओ, ये गोल बनाओ, वो गोल बनाओ। और लोगों ने ये भी बताया कि अपने घर में जहां पे सबसे ज्यादा बार आपकी नजर पड़ेगी वहां पे चिपकाओ, ताकि वो आपको रिमाइंड कराता रहे कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि लंबा रास्ता है, एक दिन की जर्नी नहीं है ना हमारी। एक दिन तो हम याद रख सकते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन हो सकता है जब आप 10 डेमो करें और 10 डेमो में से कोई रिजल्ट ना आए तो आप कहाँ के लिए चले थे आप भूल जाए और उलझ जाए उन चीजों में। तो आपको क्या करना है, उसको बार बार रिमाइंडर डालने के लिए कि मुझे कहाँ जाना है, अगर वो रिमाइंड कराते रहेंगे ना अपने आप को, तो आप छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम लोग निकलते हैं घर से कि हमको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है। अब चूंकि जाना है, तय है, वही वही हमारा क्लियर है कि क्यों जाना है और कहाँ जाना है, ये भी क्लियर है। तो मान लो जो मेन रोड था उस सफर का, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड ब्लॉक हो गया किसी भी वजह से, तो आप क्या करते हैं, जाना छोड़ देते हैं या मंजिल बदल लेते हैं या कोई और काम करते हैं? सिर्फ रास्ता बदलते हैं, न मंजिल बदलते हैं और न जाने की इच्छा बदलते हैं, क्योंकि वाई क्लियर है क्यों जाना है। तो इसी तरीके से हम इमेजिन करने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई ऑफिस खोल के कर रहा है, कोई बिना ऑफिस खोल के कर रहा है। अब कौन सही है? दोनों सही है। आपको आप अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सहूलियत हो सकती है। कई लोग एक ही शहर में काम कर रहे हैं, कई लोग मल्टीपल सिटीज में काम कर रहे हैं, अब ये भी डिबेट का सब्जेक्ट है। कई लोग पानी शेयर कर रहे हैं, खूब पानी शेयर कर रहे हैं, वो भी कामयाब है, और कई लोग बिना पानी शेयर किए भी कामयाब है। तो रास्ते कई हो सकते हैं मंजिल पे जाने के, डेस्टिनी जाने के, ठीक है, वो अपनी सुटेबिलिटी देखना है, लेकिन कहाँ जाना है ये सबसे पहले जरूरी है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आपका फोकस हमेशा एंड पे रहता है तो आप रास्ते में कोई ईगो में नहीं पड़ते हैं, कोई लफड़े में नहीं पड़ते हैं, कोई झगड़े में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आपकी मंजिल क्लियर है कि मुझे वहां जाना है। इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी शेयरिंग आप लोगों से लेना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। ये हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए। तो सेकंड में ये बोल रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं कि हमने अगर लोन ली है तो हम पहले ये सोचना चाहिए कि उसका हम एंड कैसे लाएंगे। हम कभी कभी क्या लोग लोन ले लेते हैं, फिर उसका एंड कैसे लाएंगे वो उनको पता नहीं होता है। तो कोई भी अगर फैक्ट्री डाल रहा है तो पहले उसको ये सब सोचना चाहिए। ऐसे एक एग्जांपल दे कि उसका मैं एंड कहाँ से कहाँ मैं ले जाऊंगा। तो एंड पहले सोचना चाहिए कोई भी चीज का कि मैं ये अभी कर रहा हूँ तो उसको एंड कैसे लाऊंगा। हाँ, एंड कैसा करना है मेरे को। यस यस। क्योंकि मूवीज भी जो बनती है ना, यस। उसमें भी एंड पहले डिजाइन होता है, फिर बाद में बाकी स्टोरी लिखी जाती है। सही है। पूरी चीज मोटिवेशन से जुड़ी है। अगर आप एंड आपके दिमाग में गहराई से आत्मसात नहीं हुआ है तो आपका मोटिवेशन या तो मतलब बहुत कमजोर रहेगा या नहीं रहेगा। दर्शन में एक आता है जो समाज की सारी चीजों पर लागू होता है, वह है कार्य कारण संबंध। कार्य वही होगा जिसके लिए कोई कारण होगा, जिस काम के लिए कोई कारण नहीं होगा वो कार्य नहीं। और जब कार्य संपन्न होगा तो उससे आगे के लिए कारण पैदा खुद ब खुद हो जाएगा। तो प्रोग्रेस करने का रास्ता ही कार्य कारण संबंध का होता है, ग्रोथ यही होता है। तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपकी गति हो जाती है। जैसे मैं किसी को रास्ते में देखता हूँ, वॉक सुबह सुबह वॉक पे जा रहा है या काम पे जा रहा है। अगर वो काम पे जा रहा है तो उसकी रफ्तार अलग होती है, अगर वो वॉक कर रहा होता है तो उसका स्टाइल अलग होता है। वेरी गुड। उनके दिमाग वेरी गुड। उनके दिमाग में जो गोल सेट है वो गोल उनकी पूरी की पूरे ब्रेन को स्ट्रीमलाइन करता है उसके हिसाब से। जी सर। हाँ जी। एक्चुअली सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है सर, उसमें
अगर फुटबॉल खेलना है तो 11-11 की टीम होती है, जो भी टीम होती है उसको फुटबॉल दे दिया जाता है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। तो सिर्फ बॉल को इधर इधर घुमाता ही रहेंगे। ऐसे ऊपर वाले ने हमें एक जिंदगी दी है, अगर कोई गोल पोस्ट नहीं है तो जिंदगी इधर उधर चलती रहेगी, पता नहीं कहाँ जाना है क्या जाना है, और वो जिंदगी का कोई तात्पर्य और मतलब नहीं रहता है, तो जिंदगी जीने में मजा भी नहीं आता है। तो इसीलिए नो गोल नो ग्रोथ। कोई गोल के बिना ग्रोथ है ही नहीं सर। सही बात है। उसी को थैंक यू सर। स्टीफन कोवी ने गोल को थोड़ा सा अलग अच्छे शब्दों में कहा है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब शुरुआत ही करो कि कहाँ जाना है ये सोच के। मैं ये कह रहा, जैसे आपने कहा सर डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो मैं 2 एग्जाम्पल देता था अपने स्टूडेंट को जो मैं सोचता हूँ कि जो माचिस की हमने एक तिल्ली जलाते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। एक बार इस तरह से पकड़ते हैं, एक इस एंगल में पकड़ते हैं, एक इस एंगल में, तो तीनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे सर। नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं बच्चों से कहा करता था जो मैथ्स में वीक होते थे कि कोई वीक नहीं होता है, स्लो लर्नर होते हैं। तो जैसे डायरेक्शन का इफेक्ट दिखाता था मैं उन्हें कि एक चौराहे पे हमें खड़ा कर दिया, एक हॉर्स को खड़ा कर दिया, एक गधे को और एक घोड़े को। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक घोड़े को खड़ा कर दिया और एक गधे को खड़ा कर दिया, और डायरेक्शन उसे दे दी, घोड़े को आगरा पहुंचना है। एक चौराहा था नवोदय के पास, अपोजिट डायरेक्शन में फतेहाबाद था, और एक डायरेक्शन थी उसके अपोजिट आगरा की डायरेक्शन। तो आगरा जैसे पहुंचना है तो हमने डायरेक्शन दे दिया गधे को कि आगरा पहुंचना है, तो गधा भी पहुंच जाएगा, और घोड़े को गलत डायरेक्शन दे दिया तो घोड़ा पहुंच भी नहीं पाएगा सर। तो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन बता रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग बात की, लेकिन ठीक, अच्छा रहा। डायरेक्शन चेंज होने से मतलब स्लो जाए वो ज्यादा अच्छा है, बट फास्ट भी जा रहे हैं और डायरेक्शन गलत है तो काम खराब हो जाता है। ठीक है ना कहाँ ये? जाना? हाँ, एक अच्छा सब्जेक्ट है। कहाँ जाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे जाना है, कितनी स्पीड में जाना है, ये सब चलेगा। वैसे दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले के जो कोटेशंस होते थे ना, जिसने सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पैदा किया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो सब अब बदल गया। अभी फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कुछ गलत हम लोगों को बचपन में पढ़ा दिया गया था, उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि धीरे चलो, लगातार चलो। भाई लगातार चलो, तेज चलो, अच्छी बात है ना। जी सर। उसने बहुत सारे मिडिल क्लास पैदा किए हैं, उस कहानी ने, कछुए और खरगोश वाली कहानी ने। जी अब तो सर हाईवे बन गया है। हाँ हाँ भाई जहाँ लिखा होता है मिनिमम स्पीड जो है 80 का होना चाहिए। हाँ, नहीं तो पीछे से कोई ठोक देगा आपको। हाँ, तो पहले का रोड ऐसा होता था इसलिए स्लो चलने को कहते थे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब का रोड अच्छा है तो अपना अपना तरीका बदलना पड़ेगा। गुड 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 गुड, चलो। डायरेक्शन पता होना चाहिए सर कहाँ जाना है। हाँ हाँ हाँ। उसी को कहने का अलग तरीका है कि गोल होना चाहिए या बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहाँ एंड कहाँ करना है वो आपको तय करना चाहिए। ठीक है जी ना, सर। उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करना चाहिए। सर हम एक बात बोलना हाँ चाहते हैं सर। बोलिए। जी ये सर अपनी आदत में हम कैसे डालें सर? तो ये एक माइंडसेट है, अंत सोच के शुरुआत करना। तो जैसे सर आपने कल कहा कि मनाली चलना है, तो हमारी दिमाग कैसे इस पर सोचने लगी, बिगिन विथ एंड इन माइंड, माने अंत सोच के। हम 72 प्लस हैं, अच्छा जाने से क्या क्या फायदा होगा, हम कुछ सीखेंगे, हमारे कुछ लोग जाएंगे ग्रुप के पार्टनर्स, तो वहां जाने से पहला चीज तो हम सोचे कि फायदा होगा। अब दूसरा चीज सोचे, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं, एयर से भी जा सकते हैं, तीनों पर वर्कआउट किए। ट्रेन से जाने की बात, यहां से सिर्फ चंडीगढ़ जाना होगा, चंडीगढ़ से फिर मनाली, तो ट्रेन से जाएंगे तो 20 घंटा तो हमको ट्रेन में लगेगा, और वहां से फिर 8 घंटा हमको बाई रोड जाना, काफी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद लौट के जब आएंगे तो 3-4 दिन आराम करना होगा। हम अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार
हर चीज डिसीजन तक पहुंचने के लिए अंत तक हम सोचे सर। उसके बाद फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हमको सूट करेगा, यहाँ से एयर से जाएंगे हम चंडीगढ़, जो जो मेरे साथ 2 4 5 लोग जाएंगे, और कुछ लोग दिल्ली से बस से जाएंगे। तो हमने फाइनली हर चीज सोच के, अंत सोच के हमने शुरुआत किया कि नहीं, हमको जाना है और फ्लाइट की बुकिंग आज से कल में हमको कर लेना है। सो हर बात को हम अपने हैबिट में डाले हैं, एक माइंडसेट बनाए हैं कि कोई नई चीज शुरुआत करेंगे तो अंत सोच के करेंगे। तो हैबिट नंबर 3 क्या है? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी लाइफ में गलती होती है, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है। एक लिमिटेड टाइम के वीजा पे हम लोग इस धरती पे आए हैं, और अगर आप चाहेंगे कि हम हर क्षेत्र में बड़ा बड़ा कर जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप जितने भी महापुरुष लोग देखेंगे, उनके लाइफ में भी हर एस्पेक्ट अच्छा नहीं था। कई महापुरुष ऐसे हुए जो 40-45 पे मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा। कई महापुरुष ऐसे हुए जिनका पारिवारिक जीवन बहुत खराब था। ऐसे लोग हैं ना, एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। एक आम आदमी क्या सोचता है कि मेरा बिजनेस भी अच्छा हो और मेरे सारी चीजें अच्छी हो। हालांकि आजकल ये बातों पे बहुत जोर दिया जा रहा है, इन्हीं घटनाओं की वजह से। जो पुरानी चीजें हुई, कई लोगों से गलतियां हुई कि पारिवारिक जीवन किसी का अच्छा नहीं है, किसी का हेल्थ अच्छा नहीं रहा, किसी का पैसा अच्छा नहीं रहा। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर उन लोगों ने काम नहीं किया। जितने भी महापुरुष हुआ करते थे, उनके लाइफ में देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ कमियां आपको नजर आएंगी। इसीलिए आज जो मॉडर्न गुरुज हैं, वो आपको ये सिखा रहे हैं कि मॉडरेट लाइफ को जीना है, और जीवन के हर पहलू को कोशिश करना है कि आपका जो व्हील है, सक्सेस व्हील, जो 5-6 चीजों से मिलकर बना है, वो सब अच्छा रहे। कोशिश करना चाहिए। तो इन सब के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और अगर आप चाहेंगे, प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने काम को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप बहुत बुरे तरीके से आपका टाइम व्यर्थ में चला जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिटेड है। ये द हैबिट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बोला है इन्होंने। ये पर्सनल मैनेजमेंट की हैबिट है। ये कैसे करना है बहुत डिटेल में है ये, तो मैं आगे चलता हूं। ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट अराउंड प्रायोरिटीज। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करने होंगे और चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये करते हैं जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो ये इन्होंने ना, हमारी लाइफ में बहुत तरह के काम होते हैं, उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। जो पहला होता है वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होता है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। जैसे सुबह उठ के हम वॉशरूम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको तो करना ही करना है सबसे पहले। दूसरा काम क्या होता है कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको भी करने के लिए हमको वक्त निकालना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, वॉक करना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीजों को अगर आप इग्नोर करेंगे ना, तो कल वो अर्जेंट बन जाएगा। तो इससे पहले कि वो अर्जेंट बने, इम्पोर्टेंट काम को करते रहिए। जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आप नहीं भी सोएंगे तो 10 दिन काम चलेगा। तो उस काम को हमको अर्जेंट मान के करना चाहिए। और तीसरा जो कॉलम देख रहे हैं, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हमको डेलीगेट करना चाहिए या डिले करना चाहिए। और चौथा है नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इसको नो बोल देना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा आपको कैसे। लाइफ में नो भी बोलना पड़ता है सर,
हर काम में यस बोल के आप सुखी नहीं रह सकते। हाईली इफेक्टिव लोगों की एक आदत होती है, वो नो बोलते हैं। इट इज इजियर टू से नो व्हेन देयर इज अ डीपर यस बर्निंग इनसाइड। अगर कोई बहुत बड़ा डीपर सपना है आपके पास, तो आप छोटे छोटे चीजों को नो बोल पाएंगे। अगर एक डीपर यस है आपके पास कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी आप नो बोल पाते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो कई विद्यार्थी पार्टीज में नहीं जाते थे, फंक्शंस में नहीं जाते थे, वो पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा यस था, तो इसलिए उन्होंने सोशल चीजों को नो बोला। तो लाइफ ऐसा ही है सर, हर चीज को यस बोल के आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आया इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ये तो करना ही करना है ना, इसमें कोई विकल्प है सर? अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। खाना खाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, भूख लग गई, ठीक है। किसी तरह का जो शरीर में वेग उत्पन्न होता है, जैसे बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो उसको तो कर डालिए। सेकंड आता है इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है अभी, उसको भी करना है, मैनेज करना है किसी तरीके से। जैसे रोज एक डेमो करना, रोज 2 डेमो करना अर्जेंट नहीं है सर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैनेज कीजिए। नॉट इंपॉर्टेंट बट कई बार अर्जेंट दिखता है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिले करना है। जैसे किसी ने अभी अचानक आपसे कोई बात कह दिया, अर्जेंसी शो हो रही है आपको, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पहचानना पड़ेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिले कीजिए। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ये फालतू के काम है, जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, मोबाइल पे चैटिंग करना, हाँ चैटिंग करना, फेसबुक पे टाइम पास करना, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। हाईली इफेक्टिव लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न टू से नो, आपको नो बोलना कई बार सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा, दूसरों को खुश करने के लिए जीना सबसे बड़ी बेवकूफी है, अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए लाइफ में कई बार नो बोलना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। प्रायोरिटीज लाइफ में बनाना होगा कि क्या मेरी प्रायोरिटीज है, हर काम हम नहीं कर सकते। पैरेटो का जो लॉ है 80-20, वो यहाँ भी काम करता है टाइम मैनेजमेंट में। और ऐसा देखा गया है कि आपके 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट आते हैं, और आपके 80% रिजल्ट से आपके 20% रिजल्ट्स आते हैं। तो जिनसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है वो वाला काम कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। पैरेटो का यही कहना है, क्योंकि लाइफ में कॉज एंड इफेक्ट्स काम करते हैं। 20% कॉजेस 80% इफेक्ट्स ला रहे हैं, और 80% कॉजेस 20% इफेक्ट ला रहे हैं। तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और लाइफ ऐसा ही है सर, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, काम बहुत सारे हैं, तो हमें एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे, डेलीगेट करना नहीं सीखेंगे, तो हर काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज करने का तरीका सीखा है। ये बहुत माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप लोगों की शेयरिंग, और आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, ठीक है। 3 हैबिट आज हम लोगों ने सीखा। पहला हैबिट, बी प्रोएक्टिव। सेकंड, बिगिन इन द एंड इन माइंड। और थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग्स तो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट चीजों को पहले करें और प्रायोरिटाइज करना सीखें। और कुछ कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ने की मतलब किसी चीज के लिए नाग भी कहना सीखें। मतलब छोटी छोटी जो हमारी चाहते हैं उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर हमारी बड़ी चाहत है तो उसके लिए। यही सफल लोग करते हैं। हमें जो काम करने की जरूरत है ना सर, एकदम थर्ड पे काम करने की जरूरत है। आज की तारीख में लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले पे ही काम कर रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोग उस पे ही समय दे रहे हैं, और जो लास्ट वाला है सिर्फ उस पे समय दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पकड़ा मनोज भाई ने।
वो जो है ना कि फर्स्ट जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि और लास्ट अर्जेंट, वाले पे काम कर रहे हैं लोग बात। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं, उस पर दिमाग फालतू का लगा रहे हैं, उसी पे टाइम निकल जा रहा है पूरा। उसी पे टाइम निकल जा रहा है। जो मैक्सिमम जो समय लोगों का जा रहा है वो दायित्व में जा रहा है, हाँ उज्जवल के कामों में। हाँ, मामा के, इसीलिए काका के, फूफा के शादी में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, इधर हाँ है मतलब कोई जिसकी कोई बहुत जरूरी नहीं है उस पे भी लोगों का समय ज्यादा हो रहा है, तो उस पे काम करने की जरूरत है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, अगर यहाँ पे किसी ने अगर फोकस कर दे, इस पे काम कर लिया, तो आदमी सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे काम हमें करते रहना चाहिए, चाहे वो अभी अर्जेंट नहीं है, लेकिन आपको काम करते रहना है सेकंड वाले पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर अर्जेंट बन जाएगा। हाँ, कभी अर्जेंट बन जाएगा तो फिर हॉस्पिटल में जाओगे भाई, एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छे से खाना पानी नहीं करोगे, अच्छे से नींद नहीं लोगे, जो इम्पोर्टेंट है। जी। बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस इम्पोर्टेंट को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं बार 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 बार, तो क्या होगा, अर्जेंट बन जाएगा, फिर सारा काम छोड़ दे हॉस्पिटल, और उस समय डॉक्टर बोलेगा। लोगों का जो फाइनेंशियली जो इफेक्ट हो रहा है वो इसी वजह से है। अगर इन दोनों पे काम कर लेगा तो उसको पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। हाँ, तो कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो हाईली इफेक्टिव लोग हैं ना, हाईली इफेक्टिव लोग, वो अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट पे काम करते रहते हैं, बाकी चीजों को डिले करते हैं या डेलीगेट करते हैं या नो बोल देते हैं। नो बोलना बहुत जरूरी है। यूएस के एक प्रेसिडेंट हुए थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम था सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। उसमें भी इन्होंने इस बात की बहुत चर्चा की है कि आम आदमी नो नहीं बोल पाता है, और जो खास लोग होते हैं ना वो नो बोलना जानते हैं। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आम आदमी की वही टेंडेंसी होती है कि सबको खुश रखने की कोशिश की जाए, है ना, जो हो नहीं पाता है। वैसे भी नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, सब खुश नहीं होने वाले हैं। तब भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा है ना कि हमको जो अच्छा नहीं लगे उसको नो बोल दे। सर मैं आपके साथ जुड़ने के बाद सर नो बोलना सीखा सर। अच्छा, कैसे? हाँ 18 साल एमबीए में काम किया ना, किसी को नहीं नो नहीं बोल पाया सर। तो बहुत झेला मैंने लोगों को, बहुत फायदा उठाया लोगों ने सर। अपलाइन ने उठाया, डाउनलाइन ने भी उठाया। अभी नो बोलना आपसे सीखा हूं मैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है। और नो कहाँ बोलना है और कितना बोलना है वो भी सीखा हूं मैं आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे अपनी लाइफ अच्छी हो रही है, इतना समझ में आया मुझे। वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था कि अभी एक ऑनलाइन एक चैनल पे 21 दिन 21 लेखिकाएं करके एक एपिसोड आया। तो उसमें एक लेखिका ने एक बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल यही बात कही कि मैं जब भी जब अपने कामों की प्लानिंग करती हूँ तो उनको 4 हिस्सों में बांट देती हूँ। कामों की जो लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग, तो वो कहती है मैं 4 बॉक्स बना लेती हूँ, बिल्कुल यही वाले बॉक्स, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो वो काम अपने जिंदगी के उसमें लिख देती हूँ कि आज मुझे ये करना है, या अगले 1 महीने में ये करना है, या 1 हफ्ते में ये करना है। और जो आपने ये 4 बॉक्स बताए हैं उससे चाहता हूँ, एक आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी हाँ जी, हेलो। हाँ। मैं जो अभी तक आज जो 3 बातें बताई गई, मैं उनको आपस में लिंक्ड भी देखता हूँ, वो आपस में जुड़ी हुई है। जैसे जो दूसरी वाली बात है उसको मैं सबसे पहले रखूंगा, गोल सेट कैसे होता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, जिससे हमारे दिमाग में गोल होना चाहिए, वही हमें मोटिवेट करेगा। लेकिन गोल कैसे सेट होगा, हम अपने अंदर देखें कि हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं क्या हैं, कौन सी चीज है जिसको पाने की तड़प है हमारे अंदर, गोल वही तय होगा। जिस दिन वो गोल तय कर दिया और उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको तीसरे नंबर वाला करना ही पड़ेगा। आप बाउंड हो जाएंगे, आपका गोल एक किनारे कर देगा इस सब चीजों को, और वो प्रायोरिटी अपने गोल के हिसाब से प्रायोरिटी चुनेगा और फालतू चीजों को साइड करेगा, नो कहेगा। तो दूसरी चीज से स्टार्ट होता है, तीसरी पे जाता है, और इस काम करने के लंबे प्रोसेस में जो गंभीरता, सीरियसनेस, अनुभव वगैरह आते हैं, वो आपको काफी हद तक प्रोएक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले गोल
सेट करना, वो भी अपने से पूछना, हर एक का गोल एक नहीं होगा कि मेरी तड़प किस चीज के लिए है, क्या हासिल करने के लिए है वो। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और बहुत गहरे इंसान अनुज गुप्ता जी हैं, मुझे तो यही समझ में आया है। इन्होंने तीनों में से दो को लिंक करके भी बता दिया कि अगर आपका गोल सही में दिल से जुड़ा हुआ होगा, मतलब बोरोड गोल नहीं होगा कि किसी ने मर्सिडीज लिया तो मेरे को भी चाहिए, वो वाला नहीं। अगर Yes, सही में तड़प होगी गोल के लिए तो आप प्रायोरिटाइज खुद ही कर लेंगे। बहुत गहरी बात, बिल्कुल। बहुत गहरी बात। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत मजा आया। होप कि आप लोगों की लाइफ में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि परिवर्तन अगर नहीं दिखा तो सब बेकार है। ठीक है, कुछ बदलना है अपने आप को, प्रायोरिटाइज कीजिए। सही में अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला चार्ट बनाइए, देखिए कि जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, अर्जेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, क्या नॉट इम्पोर्टेंट है। जी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं है, उन सब चीजों को, फालतू की चीजों को जीवन से निकालिए, क्योंकि समय कम है। अगर जिस किसी का भी वो लास्ट वाला क्वाड्रेंट खाली होगा ना, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, वो खाली रहना चाहिए, फालतू का कोई काम नहीं करना। आप यूट्यूब पे भी जाते हैं ना, तो अपने बिजनेस, अपने गोल से रिलेटेड बिजनेस ही देखिए हमेशा। कोई भी, विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपका एक गोल स्टेटमेंट है, आपकी हर एक्टिविटी आपके गोल स्टेटमेंट को फिट बैठना चाहिए, नहीं तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके गोल में वो सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी एक्टिविटी, तो वो फालतू की एक्टिविटी, उसको छोड़ दीजिए। और अगर सपोर्ट करेगा तो उसको कीजिए। मजे मजे में ये कैंगन की जर्नी को एंजॉय करते हुए, लोगों को बताते हुए आगे बढ़ना है। अंदर काम करना है, बाहर अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।